अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure. Thank you, Arzu. Thank you so much. सर आज दो चीज़ों पे हमने बात करनी है। एक तो क्या यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे हम। इसके अलावा इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। अभी भी कहा जा रहा है कि है। और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजह है सर इनकी? आरजू ये एक तो ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये इस ह्यूज डिबेट है और इसको मैं नाम देना चाहूंगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप 101। और बिलखसूस जो दो मैं इसको सिर्फ हिस्टोरिकल लेंस से एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं मजहबी लेंस से या किसी प्रेजुडिस के बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए कई मेरे जो भाईजान जो खासकर अगर आप मजहबी फनेटिक हैं या आप आपकी नफरतें हैं तो प्लीज उन पे थोड़ा जरा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा आई एम नॉट बायस्ड विद एनीबॉडी। मेरा बिल्कुल कोई किसी के साथ मैं ना मजहबी किसी को प्रेफरेंस देता हूं ना किसी को मैं नेशनैलिटी पे ज्यादा तवज्जो देता हूं, क्योंकि आई एम नॉट सिटिंग इन ईदर ऑफ द कंट्री। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं और उससे पहले क्या हूं, सब कॉन्टिनेंट से हूं। और मुझे उस पर फख्र है। सबसे मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे अपनी जियोग्राफिक सिचुएशन लोकेशन पे फख्र है, लेकिन सिस्टम्स ने खराब करके मैं मुहाजिर होकर यहाँ बैठा हूँ। और इस चीज को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशनशिप को जब तनाजर को देखेंगे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जो नफरतों के जो हमने इस वक्त समंदर चल रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, उनका पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेन इन्वेडर आए और उन्होंने यहां पे लोकल लोगों के ऊपर बेइंतहा जुल्म किया, बेइंतहा जुल्म किया। और उसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को यूज किया जुल्म में, उन्होंने अपने रिलीजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लाम का नाम देकर एक तो फोर्स कन्वर्जन की। यहां यह जरूर बताना चाहूंगा कि बाई फोर्स किसी मजहब के अंदर कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन यहां कुछ मैं दोस्तों को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां कई मजाहिब हैं इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हिंदुइज्म था, हिंदुइज्म के बाद जो बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म है। इस वक्त हिंदू तबके के अंदर भी कई ग्रुपिंग मौजूद है। ये मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, ये काफी चीजें इसके साथ मिक्स हो चुकी हैं। काफी इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो इन्वेडर थे ज्यादातर वो सारे के सारे मुसलमान थे। फिर इसमें यहां ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद अच्छे मुसलमान नहीं थे। अब मैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है कि इस्लाम में किसी की इबादत गाह को जंग के हालात में तोड़ना, उसकी बेहुरमती करना इज नॉट अलाउड। एक ग्रीन दरख्त को काटना मना है, फसल खड़ी को काटना जलाना मना है, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ लगाना मना है। और लेकिन ये सारे लोग ये करते हैं। ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। इनके जो शादियां चार, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं, सरकमस्टेंशियल वजूहात की वजह से चार शादियों को जायज किया गया था। लेकिन मैं इसको नापसंदीदा समझा जाता है, मेरे जैसे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। लेकिन इन्वेडर आते रहे हैं, उन 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को, उनसे बच्चे होते थे इनके। तो मैं इनको अच्छा मुसलमान मैं नहीं समझूंगा। मैं इनको मेरे हीरोज में मैं समझता हूं, मेरे हीरोज में, क्योंकि मैं भी थोड़ा रेसिस्ट हूं इसमें, आप कह लें मैं पंजाब से हूं। मेरी अपनी मैं अपने खित्ते के जो हीरो हैं उनको, जिनको आप मुसलसल निगलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको हीरो समझता हूं। मेरे 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 जो हीरो, मैं जिनके बारे में आजकल रिसर्च कर रहा हूं, दुल्ला भट्टी है, अहमद खान खरल है, सर गंगाराम है, महाराजा रंजीत सिंह है, और उसमें और दूसरे लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको मेरे चनकिया हीरो है, क्योंकि मैं उस रीजन से हूं जहां वो आए थे। मैं खुद आर्यन रेस से हूं, क्योंकि मैं
मैंने अपने ऊपर भी काफी रिसर्च की है, मिक्स हो चुके हैं, लेकिन एक अल्टीमेटली वो हरारी। अच्छा, उसमें आरजू एक तो ये था कि वो जब आके उन्होंने इस्लाम का नारा लगा के कन्वर्जन की, फिर जुल्म किए, बहुत थोड़े नंबर्स में आते थे, लूटते थे, कुछ वापस काबुल चले जाते थे, कुछ यहां रह जाते थे, सूबेदार अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बिठा जाते थे, वो सूबेदार बन जाते थे, वो मुसलसल टैक्सेशन करते थे, यहाँ पे मजीद जुल्म करते थे वो। तो एक तो वो लोकल रीजन की इस खित्ते से आज भी उन लोगों के खिलाफ नफरत है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, नफरत होनी चाहिए उनसे। एक इन्वेडर आया है, आपके ऊपर मुसलसल जुल्म करता रहा है, आपको नफरत होनी चाहिए उससे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग बाय फोर्स कन्वर्ट हुए, मुसलमान बने, एक तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं का सिस्टम, उनके लिबास, उर्दू चीजें, पर्शियन, अरबिक, उसी को अडॉप्ट किया। और फिर जो वो मुगलिया और दूसरे जो जो उनके रूल थे वो खत्म होते गए, तो उसके साथ साथ ही उनका सितारा डूबता गया जो मुसलमान इस खित्ते के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान को बनना जो था वो एक मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को। वजह, उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी, उन्होंने उसी वक्त साइंस से बाइकाट कर लिया था उन्होंने, और ये मुसलसल आज भी बाइकाट जारी है। तो एक तो मुआशी वजह से जब पाकिस्तान बनाया गया, एक तो उसकी तकसीम गलत थी, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, और उसका आज तक आपने कभी कोई कंट्री देखा है कि उसका एक हिस्सा यहां पे और दूसरा 5,000 मील 2,000 मील दूर है? एक तो वो डिवीजन गलत थी। फिर उसके बाद टू नेशन थ्योरी है, आज भी आधा पाकिस्तान समझता कि टू नेशन थ्योरी ठीक थी, आधे लोग कहते हैं टू नेशन थ्योरी नहीं थी, बल्कि आप तो 4, 5, 6 नेशन थ्योरियां आपकी चल रही हैं वहां पे। आपको अगर हिंदू सिख नहीं मिलता तो फिर आप पहले सिंधी पंजाबी बलोची करके लड़ते हैं, फिर वहां से भी अगर आपको ना बचत हो फिर आप सुन्नी शिया और उसके बाद वहाबी बन जाते हैं, क्योंकि आपका ये, क्योंकि यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, उसमें जब मैं टॉपिक से नहीं हटना चाह रहा, और उसके बाद इन द मीन टाइम हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे बनी, तो उनको वो प्रेसिडेंशियल जब वो इलेक्शन जीते तो उनको प्रेसिडेंटशिप ना मिली, जिसकी एक फाउंडेशन बनी कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी। चलते चलते आपने, जिस तरह मैंने बताया आपको कि आपको मुआशी, आपको नजर आ रहा था कि हम इकोनॉमिकली वी आर वीक। अच्छा, उसमें फिर सबसे मैं एक और भी साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये देना चाहूंगा, क्योंकि जो भी पहले मुसलमान तजारत करते थे वो मुगलों के साथ मिलके उनको प्रायोरिटीज दी जाती थी, उनको उनके साए के नीचे रहकर वो तरक्की करते थे। जब वो मुगल ना रहे तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया, आपको मौलवियों ने इंग्लिश से दूर ले गए, आपको तालीम से दूर ले गए, आपको उन्होंने डायरेक्ट अटैच कर दिया खिलाफत के साथ, टर्की के साथ। आपने देखा होगा 1857 की जो जंग थी, जंग आजादी, उस वक्त मौलाना जौहर और जो उनकी टोपियां, नक्शे होते थे, वो सारे के सारे वो टर्की से अपने जो अहकामात लेते थे वो टर्की से लेते। वो इंडियन अपने आप को नहीं समझते थे, वो अपने आप को अरबी समझते थे, वो अपने आप को टर्किश ही समझते थे, जो कि गलत बात। आज भी अगर मैं इस टॉपिक से हटूंगा तो नहीं, लेकिन देखें, आधे अगर शाह फैसल आए पाकिस्तान में तो आधे बच्चों का नाम आपने फैसल रख दिया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से चल के अफगानिस्तान में आए, आधे बच्चों का नाम आपने उसामा रख दिया। हालांकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। उनको छोड़े, वो तो आपको रफीक, मस्कीन, गरीब कहते हैं। ये आपके अफगानी भाई कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है, जिनके पीछे आपने अपने कंट्री को आग लगा दी है डॉलरों की खातर। वो भी कहते हैं यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम, और यू आर नॉट मुस्लिम एट ऑल। तो उसमें आप आगे चलते हैं कि जब आपने साइंस से नफरत, इंग्लिश से नफरत, आपने कहा ये काफर आ गया है, ये गोरा आ गया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, आपने उसी वक्त मदरसों का एक ह्यूज नेटवर्क शुरू कर दिया और साइंस और इंग्लिश के साथ आपने नाराजगी कर दिया। तो मुआशी आपको, यू वर वेरी वीक इन सब कॉन्टिनेंट। जो सबसे बड़ी एक फंडामेंटल रीजन आपने राह फरार इख्तियार की पाकिस्तान बना के, कि शायद हम ये इस पे आएंगे, लैंड रिफॉर्म नेहरू ने उधर की, आपने वो भी नहीं की। तो वो जो लोग थे, वो जो जिम्मेदार थे, जो कुछ थे उस वक्त 4 अमीर घरानों वाले, लियाकत अली खान टाइप, उन्होंने मिलके इसको राह फरार इख्तियार किया कि पाकिस्तान बना लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया आपने कि 1947 में, और दूसरा बताना ये चाहूंगा
कि गांधी साहब और नेहरू भी उन्हीं ब्रिटिश स्कूलों से पढ़े थे जहां से हमारे नवाब सारे पढ़े थे। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी उन्हीं सी जगह से पढ़े थे, लंदन तालीम याफ्ता थे। नेहरू भी वहीं से पढ़े थे। और मैं ये समझता हूं कि बड़ी खुशकिस्मती है भारत की कि नेहरू जैसे लीडर उनके काफी अरसा उनका फ्रेमवर्क सेट करने के लिए वो करते रहे। फिर उन्होंने अपने रिलेशनशिप रशिया से बनाया जो नजदीक था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस वक्त रशिया के अंदर, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री था, और दे वर गोइंग थ्रू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फिर उसी वजह से भारत के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी रखी बड़ा अरसा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाते रहे, स्ट्रॉन्ग करते रहे। दूसरी तरफ क्या हुआ, क्योंकि आपने इस्लाम को शुरू से इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इसको बेचा जाए किसी तरीके से, आपने वेस्ट को, अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश की कि हम सोशलिज्म इज एंटी इस्लाम, हम जमहूरियत के ज्यादा करीब हैं, हमें पैसा दिया जाए, हम रशिया को रोकेंगे, हॉट वाटर तक नहीं आने देंगे। ये शुरू से आपने पहले 1947 से शुरू कर। दूसरा उसका मैं आगे आपकी बदनसीबी शुरू ये हुई कि जब आपने आपके चार लोगों का नाम लूंगा जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए सबसे बड़े चार पर्सनैलिटीज थे, सिकंदर मिर्जा, गुलाम मोहम्मद, अयूब खान और जस्टिस मुनीर। मौलवी तमीजुद्दीन केस आपकी फाउंडेशन है। आज नारा लगाया जाता है भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। मेरे ख्याल में आज भी अयूब खान भी जिंदा है, जस्टिस मुनीर भी आज जिंदा है, सिकंदर मिर्जा भी आज जिंदा है। और आपके देखने वालों को कहना चाहूंगा, पहला मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो था, लीडर था, सिविलियन हिस्ट्री में फर्स्ट मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर वाज जुल्फकार अली भुट्टो। उसके बाद आपने इसको गैरिजन स्टेट बनाया, और जो इस्लाम का नारा पहले लगाते रहे आप, उसी को आपने गैरिजन और इस्लाम, ये दो चीजें। आज मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आप इस वक्त आज तक अभी तक आप किसी इंसान, किसी लीडर ने तरक्की की बात नहीं की, कोई तरक्की की बात नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता ही नहीं लोगों को, वो क्या किस बला से खाते हैं, वो रोटी से खानी है या डबल रोटी से खानी, कोई पता नहीं। उर्दू की ट्वीट चाहिए, बल्कि किसी ने इस वक्त ये भी प्रपोजल दे रखी है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उर्दू में की जाए। आज भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपके मैं बता देता हूं कि पूरी कौम किस चीज के ऊपर मुतहद है, जो एक उनका एजेंडा है, कश्मीर आजाद कराना है, कश्मीर लेना है, आजाद नहीं करा, लेना है। गाजा के लिए जिहाद हमने करना है। बल्कि सर आज जब ये शो हमारा लगाया जाएगा तो आज कश्मीर डे बना रहे होंगे, ये डे 5 फरवरी, वो पता नहीं क्यों मनाया जाता है, मुझे आज तक मैं समझ आगे नहीं मजीद उस पर बात करना चाहूंगा। हालांकि ये जो लोग हैं, इनको डीएनए का भी नहीं पता क्या चीज, हालांकि इनके डीएनए के अंदर झगड़ा है ही नहीं है, लड़ाई है ही नहीं है, ये लड़ सकते ही नहीं है। इनसे मैं डिबेट करना चाहूंगा कि कभी आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ खड़े हुए हो तुम? पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बांग्लादेश से शुरू हुई, बंगाल से शुरू हुई थी। मैं आज आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अयूब खान ने जस्टिस मुनीर को कहा था, जाओ बंगालियों से कहो कि हमसे अलहदा हो जाए, फारग हो जाए, हमारी जान छोड़ जाए। बंगालियों ने कहा था कि पाकिस्तान हमने बनाया है, हम पॉपुलेशन में ज्यादा है, पाकिस्तान हमारा लफ्ज है, तुम अपना चेंज कर लो जो करना है, पाकिस्तान तो हमारा है, हम पाकिस्तान। फिर उसके बाद अर्ज करने की कोशिश करना चाहूंगा कि आज भी आप कर्जों पे, इस वक्त जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर 3 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है, 3 लाख रुपए। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा खासकर कि आप सारे रहना क्रिश्चियन कंट्रीज में चाहते हैं, आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे सारे यहां के हैं, आपको चलाने वाले सारे तालीम याफ्ता क्रिश्चियन कंट्रीज से हैं, पाकिस्तान क्यों बैंकरप्ट है, क्या वजह है? और दूसरा मैं इनसे ये पूछना ये चाहूंगा, बार बार मुझसे पूछा जाता है कई दफा, जी अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा, इस्लामिक डायस्पोरा, ये फलाना डायस्पोरा। इनको डायस्पोरा के स्पेलिंग नहीं आते, तुम किस चीज की बात करते हो भाई? अब मेरा ये क्वेश्चन ये है, इस वक्त गाजा की जंग चल रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जिस कंट्री ने जाके केस किया है वो साउथ अफ्रीका, वो क्रिश्चियन कंट्री है। आप किधर हैं? आप किस नशे में मस्त हैं? आप जो 1.9 बिलियन मुसलमान है, वो किधर है? कोई है किसी को पता?
आज मैं जो अगली चीज इस पे बात करना चाहूंगा, खासकर इसी के साथ, फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आरजू, फ्रांस ने 100 साल यूके के साथ जंग लड़ी, 100 साल। आज उनको देख लें, अब आज उनका कोई इख्तलाफ नहीं। जर्मनी ने यूरोप सारे के खिलाफ, हिटलर ने 2 जंगें लड़ी, बिलखसूस यूके के साथ, उनकी कोई नफरतें नहीं एक दूसरे के साथ। चाइना भारत आप हालते जंग में है, उनका ट्रेड देखें एक दूसरे के साथ। अमेरिका चाइना हालते जंग में है ताइवान की वजह से, उनका ट्रेड देख लें। आप पाकिस्तान और भारत ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? इसका मुझे कोई सेंसेबल, कोई आपका एस्टेब्लिशमेंट का सेक्रेटरी जो यहां से पढ़ के गया हो, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, इसका जवाब दे सकता है मुझे कि जो मुमालिक जिन्होंने 100 साल जंगें लड़ी हैं आपस में ट्रेड कर रहे हैं। इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना से, इस वक्त चाइना का सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ, और उनके हालात आपस में देख लें किस तरह वो टेट फॉर टैट चल रहा है, लेकिन ट्रेड अपनी जगह पे। आप महंगाई में पिसते जा रहे हैं। आप कभी किसी ने सोचा है कि 20-25 हजार रुपए में गरीब आदमी गुजारा किस तरह करता है? कुछ जवाब दे सकता है आपके कंट्री के अंदर से? लेकिन चलें, ये फिर बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है आरजू। उसकी वजह ये है, इसी वजह से, शायद उन लोगों की बददुआओं की वजह से, मैंने आपको बताया था कि दर हकीकत आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, आपने धोखा दिया है लोगों को। और सर ट्रेड तो हमने खुद ही बंद की थी, इंडिया ने तो बंद नहीं की थी, लेकिन अब वो दोबारा करने के लिए तैयार नहीं है भारत। मैं उसका जवाब दे देता हूं। आप इस वक्त ईरान के साथ ट्रेड नहीं करते, स्मगलिंग करते, और आप इसी को रखना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, स्मगलिंग करना चाहते हैं, और हो रही है, और आप स्मगलिंग करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रेड करेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान को फायदा हो, स्मगलिंग होती है सिर्फ चंद लोगों को फायदा होता है। लेकिन ये कि वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, क्या फिर इसका वो कहते हैं ना कि हम चलें इस पे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये था कि क्या जो है वो भारतीय इजरायली यहूदियों को यहां पे रिप्लेस कर रहे हैं, कर पाएंगे? उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। अमेरिका क्या है? अमेरिका, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश कॉलोनी था, और यहां से राम माल जो था, टबैको, कॉटन और शुगर बना के तो यूके ले जाता था, जिसके खिलाफ बाद में आपने देखा होगा कि बॉस्टन टी पार्टी बनी, और वहां पे टी पार्टी नहीं, वहां पे टी रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, 1776 में जो स्लोगन था, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यूके ने टैक्स बहुत बढ़ा दिया था और ये कहते थे कि हमारी नुमाइंदगी गलत है, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। इतला अर्ज ये करना चाहूंगा, यहां से कोई मैसेज जाना होता था यहां से यूके किसी चीज के बारे में, तो उसको 1 महीना लगता था शिप को वो मैसेज लेके जाने के लिए, और 2 महीने लगते थे वापस आने में, विंड्स की वजह से और तूफानी हालात की वजह से 3 महीने लगते थे। तो इट वाज नॉट पॉसिबल, वायबल फॉर देम कि इसको कॉलोनी रखा जा सके। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे कई कानून बनाए। पहले 13 कॉलोनियां बनी, 13 जो बेसिक थी। मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ मैरीलैंड, ये भी 13 कॉलोनियों का हिस्सा थे। कनाडा था, और उसके बाद इस तरह के कुछ और यहाँ पे चीजें थी। लेकिन मैं ये बताना ये चाहूंगा कि पहले रॉ मार्केट थी यहाँ से यूरोप के लिए, और उसके बाद यहाँ से गवर्न करते रहे। लेकिन इनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा बूस्ट तब आया जब जर्मनी के साइंटिस्ट, जूइश साइंटिस्ट को यहां पे लाया गया। जिसकी एक मिसाल दूंगा, आइंस्टाइन यहां न्यू जर्सी के अंदर वो रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है वो जर्मन यहूदी साइंटिस्ट वो यहां पे लेकर आए। उन्होंने यहां पे आए, अमेरिका को चांद पर ले गए। उसके बाद वो यहां पे उन्होंने वॉल स्ट्रीट बनाई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हॉलीवुड बनाया, उन्होंने यहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड बनाया। स्पीलबर्ग कौन है? आज भी मैं ये बताना चाहूंगा आपको, टोनी बिल्किन कौन है? जूइश है। इनका इस वक्त एनएसए कौन है? जैक सुल्वन, ये जूइश है। इस वक्त अगर देखा जाए, आधे कांग्रेसमैन या जूइश हैं या उनकी बीवियां जूइश हैं। उनकी तरक्की, क्योंकि अमेरिका को बनाया उन्होंने, इसी वजह से
उनका इन्फ्लुएंस यहां पे भी है। और जो इजराइल, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, यहां पे कहा जाता है कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। $4 बिलियन साल का उनको इमदाद दी जाती है। $14 बिलियन इस जंग के लिए दिया जा चुका है और असला बेबहा दिया जा चुका है। ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। अब दूसरा रेवोल्यूशन अमेरिका के अंदर क्या आने वाला है, या दुनिया में क्या आने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आएगा, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आएगा। और वो कौन लेके आ रहे हैं अमेरिका के अंदर? भारतीय लेके आ रहे हैं। तो क्या भारतीय इजराइल को रिप्लेस कर पाएंगे यहां पे? मेरे ख्याल में दे आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। दे ऑलरेडी फ्लेक्सिंग द मसल्स। अगर मैंने आपको ये अर्ज की है कि यहां पे टोनी बिल्किन जूइश है, जैक सुलिवन जूइश है, लेकिन कैमला हैरिस इंडियन है और उनका हस्बैंड भी जूइश है, ये भी बताना चाहूंगा। आगे चलते हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के, वो भी रिपब्लिकन है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी भारतीय हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स भी भारतीय हैं। इस वक्त हर बड़ी कंपनी का सीईओ भारतीय है। इस वक्त यहां पे ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी भी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी के बोर्ड पे 2-3 भारतीय ना हो तो लोग परेशान होते हैं उनके फ्यूचर के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये ट्रेंड अगर चल चुका है और चल रहा है तो ये मजीद चलेगा और ये उसी जगह पहुंचेगा जहां आज यहूदी है, जहां यहां इजराइल के आज लोग बैठे हैं। बल्कि कुछ इंचेस का फर्क रह चुका है। उसकी एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो हो चुकी है, जो पिछले हफ्ते दी वायर ने एक न्यूज बनाई थी कि ये जो ड्रोन्स हैं और बोइंग की कुछ शिपमेंट है, उसको पन्नू साहब के साथ कंटीजेंट कर दिया गया। घंटों के अंदर क्लैरिफाई किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट ने और व्हाइट हाउस ने कि ऐसी बात नहीं है, वो डील इज स्टिल ऑन। और उस पे मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर ज्यूइश एलिमेंट और भारतीय एलिमेंट अगर वॉशिंगटन डीसी से खत्म कर दिया जाए, अमेरिका वोंट बी एबल टू सर्वाइव लॉन्गर। हम इसे वॉन्ट लॉन्गर, वेरी वेरी, ये बड़े एक रियलिस्टिक एक अप्रोच होगी कि अमेरिकन वोंट बी एबल टू सर्वाइव। मैं उसकी मिसाल एक छोटी सी सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। इस वक्त मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, उन्होंने कई अपने स्टेट की जॉबों के लिए बैचलर डिग्री जो है वो खत्म कर दी है, क्योंकि उनको बैचलर अमेरिकन नहीं मिल रहे। फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबें इस वक्त हैं जिनमें बैचलर की डिग्री को खत्म कर दिया क्योंकि उनको अमेरिकन बैचलर नहीं मिल रहे। इस वक्त आधी फेडरल गवर्नमेंट घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही है। अमेरिकन ने काम करना छोड़ दिया, और अगर उन्होंने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन? तो वो काम फिर जो है वो भारतीय करेंगे। हमारे जैसे लोग तो, आपको मैं इतला अर्ज है, हमारे ऊपर आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट करके भेजी है जो हम यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन सके? भारतीय बच्चा आता है यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन के आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको MIT के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। तो जब तक आप इस वक्त अगर देखा जाए, मैं इस पे खुश इसलिए हूं कि मैं भी उसी खित्ते का रहने वाला हूं और मुझे खुशी है कि इस वक्त दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। उसके बाद चाइना और भारत की जो तरक्की है वो नहीं रुक सकती। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे जब MBA किया तो MBA में पढ़ता था, वो कहते लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है कि जब भी एक प्रोडक्ट बनती है उसकी एक एज होती है, उसने वो अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। हिस्टोरिकली इट हैज बीन प्रूवन इन द पास्ट कि जो भी सुपर पावर्स होती हैं वो तकरीबन 0 से अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उनको 250 साल लगते हैं। ये थोड़े से साल इनके ज्यादा हो गए हैं क्योंकि यूरोपियन डिसेंट के हैं ये। यूरोप व्हाइट रेस का जो है वो, जो उनका वो झंडा है बड़े अरसे से चढ़ा रहा है। यूरोप पहले UK, उनकी अपनी मनापली थी चीजों में, और उसमें मैं बता देता हूँ उनका भी क्या वजह क्या थी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहे हैं। आपने वाइकिंग को देखा होगा, आपने UK को भी मैं बताता हूँ, छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनकी जरूरत थी, सर्वाइवल थी कि वो नई लैंड को जब तक ना ढूंढें, उसको कल्टीवेट ना करें, उसको पोजेस ना करें, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो निकलते थे बाहर किश्तियों पे अपने, तो 2-4 चीजें उनके DNA में आ जाती थी। एक तो वो अच्छे सेलर बन जाते थे, दूसरे अच्छे ट्रेडर बन जाते थे, जब जबानें सीखते थे, लोगों के साथ ट्रीट करते थे, डिप्लोमेसी सीख जाते थे। जिस तरह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि भारत को कॉलोनी बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नॉट गवर्नमेंट, एंटरप्राइज, ट्रेड के लिए गए थे। तो उनको दे बिकेम गुड डिप्लोमेट्स एंड ट्रेड्समैन। तो उस वजह से उनका सर्वाइवल था, वो चीजें थी। हमारा भी इस वक्त, मैं जो भारत की तरक्की देख रहा हूं, उसके पीछे मुझे
चाणक्य, उसके पीछे मुझे टैक्सला यूनिवर्सिटी, उसके पीछे मुझे मोहनजोदाड़ो, उसके पीछे मुझे इंडस सिविलाइजेशन नजर आ रही है कि इंडस सिविलाइजेशन कितनी कदीम थी। लेकिन अफसोस के साथ कि हमने उसको आगे ले जाने में काफी देर लगाई, लेकिन चले पहुंच तो रहे हैं। लेकिन हमारी देर में सबसे ज्यादा जो ज्यादतियां हमारे साथ होती हैं वो फॉरेन इन्वेडर करते रहे हैं आके। उन्होंने वो एक प्रोसेस चलने नहीं दिया जो एक साइंटिफिक था। इस पे आखिरी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब वहां पे चाणक्य या आर्यन आए थे टैक्सला यूनिवर्सिटी में उस सिविलाइजेशन के पास, तो उनके पास वेद की किताबें मौजूद थी। 150 एडी की बात कर, so it was a very civilized nation। लेकिन एक इंटरप्शन उसमें होती रही है, एक रुकावट आई, एक गैप आया उसमें। लेकिन आफरीन है, आज मैं समझता हूं कि जो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के निकल रहे हैं एज ए टेक्नोक्रेट, और बिल्कुल। दुनिया के ऊपर दे आर हैविंग देयर। लेकिन लेकिन सर एक चीज लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर जो है वो इंडियंस जो हैं वो आते चले जा रहे हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है कि अमेरिका को इंडिया की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही। वो चाह रहे हैं कि वो उनके हाथ के नीचे ही काम करें। मैं बताना चाहता हूँ उसका एक बैकग्राउंड मौजूद है आरजू। उसकी वजह यह है कि पहले आप ये देखें कि एक व्हाइट रेस यूके, जिस तरीके से आप देखें ना, आप क्या समझती हैं कि ऋषि सोनक जो है, जो इस वक्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर जब वो अपनी पूजा करते होंगे या सारा को, आपका क्या ख्याल है कि व्हाइट रेस सारी उसको एक्सेप्ट करती होगी? मैं इस बात पे भी खुश हूं, मैं खुश हूं इस बात पे कि अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते हैं ऋषि सोनक। मुझे एतराज है कि जहां पे हमारे अमेरिका के अंदर 2 भारतीय निजाद लीडर आए हैं, निकी हेली है, रंधावा है, सिख है, उनका फादर जो है वो टर्बन वेयरिंग है, लेकिन उसने अपने वालिद को छुपा दिया है, उसने अपने इंडियन हेरिटेज को छुपा दिया है। उसको प्राइड होनी चाहिए थी सिख होने में, लेकिन उसने कहती है आई हैव चेंज माय रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। उससे पहले बाबी जिंदल थे, हिंदू फैमिली से थे, पंजाबी थे वो भी, लेकिन उन्होंने भी अपने रिलीजन को अबैंडन कर दिया था। मैं आई डोंट लाइक इट। मैं अप्रिशिएट करता हूं ऋषि सोनक इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अपने हेरिटेज को सामने रखा है उन्होंने। और इसी वजह से मैं जो अगली चीज आपको ये बता रहा था कि देखें, एक तो इतना अरसा व्हाइट रेस ने, ब्रिटिश ने हुकूमत की है, आपका क्या ख्याल उनको तकलीफ नहीं होती है ऑफकोर्स। अमेरिका के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी जाता है वो अपने आप को वॉइसराय समझता है। जब इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने जो एटॉमिक पावर को एक्सरसाइज किया था, उसके बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज कोई नहीं कर पाया। फिर जिस तरीके से ये रेजिम चेंज और जिस तरीके से सीआईए ऑपरेट करती थी, इनके देयर वाज नो कंपटीशन, दे हैड अ मोनोपोली। मेरे फैक्ट रशिया के टूटने के बाद, गोरबाचोव के बाद, दे एंजॉयड द मोनोपोली इन द वर्ल्ड। इनको तो पसंद नहीं आएगा ना कि भारत जो है एक्सरसाइज करे 7% उनकी ग्रोथ जो है उनकी इकोनॉमी की। आपका क्या ख्याल है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस वक्त भारत रेड सी के अंदर जो अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है, आपका क्या ख्याल है उसको अमेरिकन डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इश्यूज होंगे, लेकिन चॉइस क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं, चॉइस क्या है इनके पास? इनके पास साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास चॉइस क्या है भारत के अलावा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वहां पे? कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि भारत की तरक्की को ये रोक किस तरह पाएंगे? किस तरह रोक पाएंगे? इनके पास सिर्फ एक ही चीज थी 18वीं सदी से आज तक, इनोवेशन। वो ओबामा साहब ने जो जब से यहां पे मरवाना लीगलाइज कर रहे हैं, एडिक्शन है। हर दूसरा शहर ज़ॉम्बी टाउन बन चुका है, इनके बच्चे नशे करके। आपको मैंने अर्ज की थी ये बात, इस वक्त जिन स्टेटों के अंदर मरवाना लीगल है वहां पे कॉलेज एप्लीकेशन ज्यादा है वर्सेस जिन स्टेटों में अभी तक मरवाना लीगल नहीं है। देन यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और मैथ नहीं पढ़ सकते, कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट है। मुझे ये बताएं, मैथ के बगैर गुजारा फ्यूचर में कहां है? कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। जिसने फ्यूचर के अंदर मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़नी, you won't be able to feed yourself. Exactly. You won't be able to survive. English or math is a foundation of everything right now. बिल्कुल, हमेशा से थी सर, हमेशा से थी, लेकिन अभी आज तो फिर वो जरूरत बन चुकी ना। पहले तो हमारे जैसे लोग भी थे, लॉ ग्रेजुएट भी इधर उधर अब बन के फिर रहे थे। हालांकि मैं समझता हूँ हम अनस्किल्ड लेबर हूं, अनस्किल्ड लेबर हूं, मेरे पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। चले, मेरा तो गुजारा हो गया ना, आगे मैं आगे चल गया, एमबीए किया, यहां से सारा कुछ चल गया गुजारा। लेकिन आगे फ्यूचर में तो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर गुजारा नहीं है। इस वक्त मैंने अगले दिन पढ़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वालों ने
डाटा जो चाहे जो मर्जी पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उन्होंने मैंडेटोरी कर दिया है कि डाटा की एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन रिगार्डलेस आप जो भी पढ़े आपने साथ पढ़नी पढ़नी। इसके बगैर कौन सा गुजारा, कोई फ्यूचर नहीं इसके बगैर। बल्कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉबें, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं पहले, क्योंकि यह सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस पीपल। लेकिन उसमें आरजू, मैं ये असल में इनको, आपकी बिल्कुल बात 100% ठीक है। ये जो आपने पन्नू साहब का इशू है, खालिस्तान का इशू उठा रहे हैं बार बार कनाडा और अमेरिका, मुझे इसमें से इसी चीज की बू आती है। इनको भाना चाहिए था कि भारत को किसी तरीके से कार्नर किया जाए, उन पे प्रेशर क्रिएट किया जाए। मैं इसमें, मुझे वो इसी चीज की स्मेल आती, लेकिन दे डोंट केयर। उसकी वजह ये है कि दे आर एजुकेटेड, दे हैव, उनके पास they don't have any other choice. West don't have any choice. इनके systems, इनके infrastructure, इनका knowledge, इनकी अगली नस्ल, they have refused to grow. They have refused to grow. Innovation खत्म हो चुकी है इनके अंदर, इनके infrastructure cripple कर रहे हैं। ये social services के ऊपर जो पैसे लगा रहे हैं, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इस वक्त 1,57,000 इलीगल स्पेनिश इस वक्त मैनहट्टन में घूम रहा है। इस 1,57,000 मेरे ब्लड और स्वेट के ऊपर उनको 3 वक्त का खाना दिया जाता है, उनकी लॉन्ड्री की जाती है, 5 स्टार होटलों में रखा गया उनको। इनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, इनकी प्रायोरिटीज अब वो नहीं है। ये बोर हो चुके हैं, इनका टाइम एक्सपायर हो चुका है। ये इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये भी हो सकता है कि इन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता है। फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, उसकी मैं बता दूं। किसी को गलत, कोई चैलेंज कर रहा हो, कई करते हैं मुझे चैलेंज, यार यू आर सेइंग इट रॉन्ग, मुझे नेम करें पिछले 25 साल में अमेरिका में कोई नया एयरपोर्ट बनाओ, दिखाएं मुझे आप पिछले 25 साल के अंदर कोई हाईवे नहीं उन्होंने बनाई हो। और मैं एक और आप बता देता हूं, आरजू, इनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही था कि इन्होंने पहले यहाँ पे सड़कों का और ट्रेनों का और एयरपोर्टों का जाल बिछा दिया था अमेरिका के अंदर, ऑटोबान की नकल करके इन्होंने 60s में। अब वो जाल कहां बेच रहा है, जरा आप गूगल करके देख, वो भारत में बेच रहा है। करें आप हाईवेज देखें भारत में कितनी मोदी साहब ने बनाई है, मैं मेरे साथ डिबेट करें ना इस चीज पे। चाइना में बन रहे हैं नए हाईवेज, चाइना में बन रही है, नए पुल कहां बन रहे हैं, चाइना में बन रहे हैं। मैं आपको एक और आखिरी इस पे बताना चाहूंगा, जो खासकर कई लोग मुझे चैलेंज करते हैं, बिलखसूस हमारे चीमा साहब अक्सर मुझे चैलेंज करते हैं कि यू आर रॉन्ग। चीमा साहब से गुजारिश ये है, इस वक्त जो वो फास्ट ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन है, उस वक्त मुझे ये बताएं कि अमेरिका के अंदर उसकी ज्यादा उसकी कितने मील कितनी ट्रेनें, बुलेट ट्रेन यहाँ पे और चाइना में कितनी, जरा गूगल करके देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन सर एयरपोर्ट कितने हैं, नई हाईवेज कितनी है, भारत के अंदर नए एयरपोर्ट कितने हैं, अयोध्या में भी नया एयरपोर्ट बन रहा है। बताएं मुझे, मैं भारत जाता हूं, हर शहर के अंदर नया एयरपोर्ट खड़ा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खड़ा है। लेकिन फिर इस तरह फिर देखें ना, अगर आप ये कहें कि नहीं जी देखें हमारे दादा बहुत अच्छे थे, दादा के पास बहुत पैसा था, जिस तरह आपके तो खासकर जो ज्यादातर यूपी से आए थे वो तो हमेशा यही कहते थे हमारे को दादा नवाब थे। भाई ये अमेरिकन भी अब यही कहेंगे कि हमारे दादा बहुत अमीर थे, फेसबुक बनाई थी भाई उन्होंने, बड़े देखते चलती थी। सर मेरे दादा का घर अभी भी मौजूद है मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन नहीं मुझे पता है। लेकिन सर ये जरूर है कि अभी कुछ दोस्त मेरे जो हैं वो आए हैं भारत से, मैंने आपको जैसे बताया था, तो वो इस्लामाबाद की रोड देख के बहुत इम्प्रेस है। वो कह रहे हैं कि ये जो हाईवेज बनी हुई है इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से यहाँ, तो वो वाकई में उनको बहुत पसंद आई है। वो कह रहे हैं कि बहुत शानदार बनी हुई है, तो उसी कहीं कहीं कुछ काम हुआ है। लेकिन आपने उनको ये नहीं बताया कोरिया ने बनाई है, हमने नहीं बनाई, बताना था। नवाज शरीफ साहब क्रेडिट तो लेते हैं ना, उसमें से कमीशन लेते हैं नवाज शरीफ साहब। आप ये बताएं कि आपने उनको बताना था, सी पैक बनाया है भाईजान चाइना वालों ने, ये हाईवे एक ही हमारे पास है, मोटरवे, ये बनाई है कोरिया ने, उनको बताना था। फिर उन्होंने ये गिला नहीं किया कि हर 5 मील के बाद जो डिग्गी खुला के और आपके जो आईडी देखते हैं पुलिस वाले पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, इस पे एतराज नहीं किया उन्होंने। उनको समझ नहीं आई शायद वो भाई कि क्या हो रहा है। आप इस्लामाबाद में जाएं, लाहौर में जाएं, हर 5 मील के बाद, हो सकता है इससे भी छोटा कर दिया, और ज्यादा पुलिस वाले जब भूखे हो जाते हैं तो डिस्टेंस छोटा कर देते हैं, हर 5 मील बाद कहते हैं डिग्गी खोले। मगर सर उनको पसंद बहुत आए, उनको लोग बहुत अच्छे लगे, वो कह रहे हैं हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं वो अच्छा कहां से उनको लग रहा है, मैं आरजू वो भी बताता हूं कहां से लग रहा है। पीपल टू पीपल हमारा बहुत प्यार है, क्योंकि हम लोग एक हैं। आप सोच नहीं सकते कि मुझे जब मैं दोस्तों को जहां मिलता हूं, सिख हो या हिंदू हो, जो वे मेरे इलाके इधर से गए होते हैं,
जिस तरीके से वो मुझे मिलते हैं, चूमते हैं, और हर एक से मैं ये वादा करता हूं कि जब भी कहीं पाकिस्तान में जाना हो तो मुझे बताना। मैं वीजे से लेकर तुम आपका सारा वहां अरेंजमेंट तक मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। उसकी वजह यह है, वो एक गिल्ट आता है अंदर से कि हम एक लोग थे, क्या हो गया, हमारे साथ हुआ क्या है। उस वजह से वो उनको हर चीज प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। मेरे साथ एक दफा मेरे एक सिख फैमिली मेरे साथ यहां से गई पाकिस्तान। आप सोच नहीं सकते, वो यहां से मिट्टी साथ लेकर गए थे। मैं उनको उनको उनके गांव लेकर गया, तो वो गलियों में इस तरह घूमते थे जिस तरह बच्चा घूमता है। फिर वहां से मिट्टी लेकर गए, दरवाजों को चूमते थे, ईंटों को चूमते थे। तो फिर वो वैसे प्यारा लगता है उसको। मैं अब भारत जा रहा हूं, मुझे भारत प्यारा लगता है। मैं आई फील लाइक होम। मैं आज तक मैंने ये नहीं कभी सोचा लफ्ज एक मुझे मेरे दिल में एक बहुत बड़ी खलिश आती है जब कहते हैं ना कि यार एनिमी टेरिटरी, ये दुश्मन मुल्क। यार कैसी बातें करते हो, एनिमी टेरिटरी यार कहते हो। हम एक लोग हैं यार, एक जबान, एक मसाले खाते हैं, एक दूसरे को दर्द को समझ सकते हैं। एनिमी किसकी बात कर रहे हो हम? आई हेट दैट वर्ड कि एनिमी टेरिटरी, एनिमी कंट्री। नेवर एवर मैंने आज तक इस ना नहीं, लफ्ज इस्तेमाल बिल्कुल। किया, और मैं आज तक मुझे एक सिंगल मिनट के लिए ये महसूस नहीं हुआ भारत जाके कि आई एम ऑन द फॉरेन लैंड और फॉरेन सॉइल, एवर एवर। बिल्कुल ऐसे ही सर। और ये लोग भी जो आए हैं, इनको भी यहाँ पर लोगों ने इतना प्यार दिया है कि वो भी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम आए। कुछ लोग तो खैर ऐसे हैं जो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन एक दो लोग जो हैं वो पहली बार आए हैं और वो बहुत खुश हैं यहाँ पर आके। मेरी आरजू, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी जिंदगी में बॉर्डर साफ देखूं। लोग अमृतसर वाले लाहौर आकर शाम को घर चले जाएं, लाहौर वाले अमृतसर दिल्ली जाकर शाम को वापस आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि सर, होना नफरतों का चाहिए। गुजारे नहीं है आगे ट्रेड पे। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि फ्रांस ने 100 साल जंग की यूके के साथ, तो हमारी तो जंग ही नहीं है एक दूसरे के साथ, हमारे तो हादसा ही नहीं है किसी के। हमारे तो इतने ज्यादा तो मसाइल ही नहीं है जो हल करने पे अगर सोचा जाए तो हल आज 1 घंटे में मसाइल हल हो सकते हैं। आप सोच नहीं सकते, लेकिन देखें, चलो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में देखूं कि प्यार मोहब्बत हो, लोग वापस आए, अपने घरों को देखें, अपनी गलियों में जहां से वो आए थे देखें। मैं तो खैर कई फैमिलीज के साथ रहा हूं, जाता हूं उनके साथ, और उनके मैं सेंटीमेंट्स देखता हूं जब वो यहाँ से अपने घरों को देखते हैं, अपने गांव में मैं उनको लेके जाता हूँ। प्राइसलेस फीलिंग्स, प्राइसलेस। गले मिल मिल के लोगों को रोते हैं, चीखते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि ये क्या। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि वहां पे मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगी कि वहां पे आज लाइव म्यूजिक भी था ना, जो डिनर था, तो उस पे जो सिंगर था उसने वो सनी देओल का गाना नहीं, मैं निकला गड्डी लेके, जब वो गाया है ना, अमृतसर आया, लाहौर आया, जो बोला, तो लोग बड़े इमोशनल हो गए थे। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल मैं वाकई में एक अपने जैसे। मैं एक दफा, मुझे नहीं भूलता, आई वाज वेरी इमोशनल विद माय जसदीप, जो मेरे साथ उनके वालिद साहब भी थे। तो एक दफा हम इस्लामाबाद में थे, वहां पे लाइव था, तो मैंने उनको कहा यार कि मेरे दोस्त आए हैं, लाइव सिंगर था किसी मेरे ख्याल किसी होटल में बैठे, तो यार कोई अच्छा सा गाना इनके लिए गाना। मुझे आज याद है कि उसने गाया कि घर आया परदेसी, घर आया मेरा परदेसी। तो वो हम सारे बहुत रोए वहां बैठ के। बल्कि वो जसदीप के वाले साहब कहते हैं यार मुझे परदेसी ना कहो, ये तो मुल्क ही मेरा है, तुम किस तरह मुझे परदेसी बना दिया, ये तो रावलपिंडी से हूं मैं, तो पिंडी में मुझे परदेसी ना कहो। इट वाज वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर देखते हैं, आप भी इंडिया जब जाएंगे तो मैं आपसे इंडिया इंशाल्लाह जाऊंगा, कांटेक्ट रहेगा। मैं जाऊंगा, मैं इंडिया से आपके लिए मिट्टी लेकर आऊंगा। मैं यूपी बिल्कुल, जाऊंगा, हाँ मैं यूपी जाऊंगा, बिल्कुल। मेरा प्रोग्राम है यूपी जाने का। प्लीज सर लेकर जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच कि थैंक आपने आज ज्वाइन किया। यू। थैंक यू।